चैप्टर 4 नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि अभिक्रिया के वेग को कौन कौन से कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट है अभिकारकों की सांद्रता। हमें पता है कि स्टार्टिंग में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ज्यादा होता है, और जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से हमने सांद्रता और समय के साथ कर्व पढ़ा था। तो स्टार्टिंग में अगर अभिकारक ज्यादा मात्रा में है तो अभिक्रिया का वेग बहुत तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है अभिकारकों की सांद्रता में कमी आती है तो अभिक्रिया के वेग में भी क्या आ जाती है, कमी आती है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम भी कहता है कि किसी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है तंत्र का ताप। अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ये सभी अभिक्रियाओं पर लागू होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप अभिक्रिया का वेग बढ़ाते हैं वैसे ही अभिकारकों की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और ये अभिकारक के जो अणु या परमाणु हैं ये तेजी से क्या करते हैं, गति करते हैं, और उस वजह से ये एक दूसरे से टक्कर करते हैं। और संघट्ट सिद्धांत के अनुसार ये जितनी ज्यादा टक्करें करेंगे जो सक्रिय अणु होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उस वजह से ज्यादा अभिकारक जो है वो किसमें परिवर्तित होने लगेंगे, उत्पाद में परिवर्तित होने लगेंगे। इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और ये देखा गया है कि जनरली अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग या तो 2 गुना हो जाता है या फिर 3 गुना हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखनी है, अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया है तो अभिक्रिया का वेग जस्ट या तो दुगुना हो जाता है या तिगुना हो जाता है। नेक्स्ट है अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति। क्योंकि हमें पता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कोई बॉन्ड किसी यौगिक में इजीली ब्रेक होगा तो उस अभिक्रिया का वेग क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि आयनिक यौगिक जो होते हैं वो जनरली तेजी से अभिक्रिया करते हैं क्योंकि वो सॉल्यूशन में जैसे ही आप डिसॉल्व करते हो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं और फिर वो आयन आपस में इजीली क्या करते हैं, वापस नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति पर कैसे निर्भर करेगा। अगर किसी अभिकारक में जो बंध है वो बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है तो वो अभिकारक जल्दी से किस में बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी है कि अगर आप NO प्लस O2 गिव्स NO2 कराते हैं तो ये अभिक्रिया फास्ट होती है, जबकि अगर आप CO प्लस O2 गिव्स CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो ये अभिक्रिया स्लो अभिक्रिया होती है, जो डिपेंड करता है इनके बीच के बॉन्ड की नेचर पर। नेक्स्ट है उत्प्रेरक। अगर आप कोई अभिक्रिया उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा रहे हैं तो जनरली उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं लेकिन वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। किस तरह से बढ़ाते हैं, वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देते हैं। इस तरह से ग्राफ होता है, देखिए अगर उत्प्रेरक नहीं है और उस उत्प्रेरक के बिना अगर आप अभिक्रिया के वेग को बताते हैं तो वो इस तरह से होता है कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ क्या है, ये अभिकारकों की सांद्रता है, ये क्या है, ये एनर्जी बैरियर है, ये यहाँ से यहाँ तक जो कहलाता है ये क्या कहलाता है, ऊर्जा अवरोध या एनर्जी बैरियर, और इसी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये सपोज उत्पाद की सांद्रता है। अगर आपको पता है अगर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो ऊर्जा जो होती है वो बाहर निकलती है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए रिएक्टेंट के कंपैरिजन में उत्पाद की ऊर्जा कम होती है। लेकिन अगर ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो ये ग्राफ ऐसा होता है। मतलब कुल मिला के रिएक्टेंट को अगर उत्पाद में बदलना है तो उसको इस ऊर्जा अवरोध को क्या करना पड़ेगा, पार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या करते हैं, वो एक अल्टरनेट पथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक दूसरा ही पाथ प्रोवाइड करा देते हैं अभिक्रिया को जिस पाथ की सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब रिएक्टेंट के पास अगर इतनी ऊर्जा होगी तो वो इस ऊर्जा बैरियर को पार करके किस में बदल जाएगा, उत्पाद में बदल जाएगा। अदरवाइज उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में जो सक्रियण ऊर्जा का वैल्यू था वो बहुत ज्यादा था। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा में कमी करके
रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक जो है वो इस तरह से अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है सतह क्षेत्रफल। अगर अभिकारकों की सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। जैसे कि सपोज अगर आप लकड़ी का बड़ा टुकड़ा जलाने की कोशिश करते हैं तो वो इजीली नहीं जलता, लेकिन अगर इसके छोटे छोटे टुकड़े अगर आप जलाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इजीली जलने लगता है, क्योंकि टुकड़े छोटे होने से इसका सतह क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही सतह क्षेत्रफल में वृद्धि होगी अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है विकिरणों द्वारा उद्भाषण। अगर कोई रिएक्शन जो है वो, जैसे हम H2 + Cl2 gives 2HCl, इस रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, अगर ये रिएक्शन अंधेरे में करा रहे हो, आप डार्क में करा रहे हो, अंधेरे में, तो इस अभिक्रिया की गति मंद होती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपने इनको या तो विजिबल रेज या यूवी रेज दे दिया, यानी कि आपने इसको प्रकाश दे दिया, तो जो प्रकाश का फोटोन है वो इनके बीच के बॉन्ड को इजीली क्या करेगा, तेजी से ब्रेक करेगा। तो जितना तेजी से H2 और Cl2 के बीच के बॉन्ड ब्रेक होंगे उतना जल्दी क्या है, HCl बन जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसी हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो विकिरणों द्वारा उद्भाषण से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। क्यों? क्योंकि विकिरणों में जो फोटोन होते हैं वो अभिकारकों के बीच के जो बॉन्ड है उन्हें तेजी से क्या करते हैं, वियोजित करते हैं, और ये अभिक्रिया एक्चुअली विस्फोट के साथ संपन्न होती है, इतनी तेजी से संपन्न होती है। तो ये है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक।